नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विजन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्थी लाइफ सोसाइटी और नेशनल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ सेंटर के सौजन्य से बगरा में स्थित दरगाह में लॉकडाउन के चलते फंसे जायरीनों को मास्क, साबुन, सैनिटाइजर सहित जरूरी सामान वितरण किया गया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि नौचंदी जुमेरात पर जनपद मुजफ्फरनगर के बगरा स्थित दरगाह की जियारत करने आए जायरीन कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में रुके हुए हैं, जिन्हें आज विजन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्थी लाइफ के सौजन्य से नेशनल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ सेंटर के संस्थापक डॉक्टर राहिब आलम ने क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन और दरगाह कमेटी के साथ मिलकर मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर और साबुन सहित अन्य जरूरी सामान का वितरण किया। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय के पास पुरानी घास मंडी में स्थित नेशनल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ सेंटर के संस्थापक डॉक्टर राहिब आलम ने बताया कि जब से देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लागू किया गया है, तभी से उनकी संस्था सामाजिक कार्य कर रही है, जिससे जरूरतमंद लोगों को खाने की सुविधा, शहर के गली मोहल्लों में सैनिटाइजर का छिड़काव है, मास्क, साबुन, ग्लव्स व सैनिटाइजर सहित जरूरी सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। डॉक्टर राहिब आलम ने बताया कि आज उन्हें मालूम हुआ है कि लॉकडाउन के चलते सैकड़ों जायरीन बगरा दरगाह में फंसे हुए हैं, जो राजस्थान, हरियाणा से आए थे। संस्था के पदाधिकारियों ने दरगाह कमेटी के साथ मिलकर सभी जायरीनों को कोरोना वायरस से बचाव हेतु जानकारी देते हुए सभी को मास्क, साबुन, ग्लव्स व सैनिटाइजर सहित जरूरी सामान वितरित किया। जब से लॉकडाउन हुआ था तब से विजन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्दी लाइफ और नेशनल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ सेंटर, ये दोनों संस्थाएं जो है लगातार राहत कार्य में लगी हुई हैं। नेशनल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ सेंटर में आसपास के जितने भी क्षेत्रीय क्लिनिक और सार्वजनिक स्थान थे, वहाँ सैनिटाइजेशन का काम किया है। और विजन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्दी लाइफ लगातार निःशुल्क भोजन वितरण, सूखे राशन के पैकेट, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, ग्लव्स और फेस मास्क का वितरण कर रही है। इसी क्रम में हमें जानकारी मिली थी कि मुजफ्फरनगर के करीब जो कस्बा है बगरा, वहाँ एक बहुत पुराना दरगाह है। दरगाह में कुछ जायरीन दर्शनाभिलाषी लोग वहाँ लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे, तो उन लोगों के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में हमने निःशुल्क फेस मास्क का वितरण किया है, हैंड सैनिटाइज़र वितरित किए हैं और उन लोगों के इस्तेमाल के लिए साबुन और हैंड ग्लव्स भी हमने वहाँ निःशुल्क वितरित किए हैं। इस पूरे कार्यक्रम में हमें नेशनल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ सेंटर का बहुत बड़ा सहयोग मिला है। दरगाह की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका बहुत सहयोग रहा और इस पूरे कार्यक्रम में वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने भी हमें बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से और विशेषतः जो आपके दर्शक हैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि समय समय पर जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की जा रही हैं उनका पूर्णतः पालन करें, सामाजिक दूरी बना के रखें, अपने हाथों को बार बार साबुन से, हैंड वॉश से धुलते रहें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिना किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। मैं फिर इसी बात को दोहराऊंगा कि कोरोना ऐसी बीमारी है कि ये तब तक आपके पास नहीं आएगी जब तक आप इसको लेने के लिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए आप सब लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से विनती करना चाहूँगा कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आप जितना भी हो सके बाहर जाने से बचें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर तो बिल्कुल मत जाएं। घर से बाहर अगर जाना भी पड़ रहा है तो जितने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, उन्हें फॉलो करें। बाहर से घर वापस जब आप आ रहे हैं तो सीधे अपने बच्चों से ना मिलें। जो कपड़े, जो जूते, चप्पल आप बाहर इस्तेमाल करके आए हैं उन्हें अलग एक तरीके से डिस्पोज कर दें, डिटर्जेंट में डाल दें, धुलने के बाद उन्हें इस्तेमाल करें और प्रॉपर अपने आप को सैनिटाइज करके तभी आप परिवार के लोगों के बीच जाएँ। अंतर्राष्ट्रीय महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि के दौरान देश भर के फुटपाथ के रेडी, पटरी, फेरी, टोकरी के स्ट्रीट वेंडर, लघु व्यापारी को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत कोरोना राहत पैकेज दिए जाने की मांग उत्तराखंड लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा द्वारा उठाई जा रही है। देश प्रदेश के सभी फुटपाथ के रेडी, पटरी वालों को आत्मनिर्भर मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन के चौथे चरण के देश के नाम संदेश में सभी रेडी, पटरी वालों का जहाँ एक और उत्साह बढ़ाते हुए भारत की नई योजनाओं में सम्मिलित कर देश के सभी रेडी पटरी वालों को मुख्य धारा में लाकर आगे बढ़ाए जाने के फैसले का समर्थन करते हुए लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र सरकार का आभार जताया। देखिए, नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया नासवी लगभग देश के सभी राज्यों के अंदर जो भी रेडी पटरी के संगठन हैं उनको साथ लेकर सन 1998 से संघर्ष कर रहा है और नासवी के समन्वयक श्री अरविंद सिंह जी के नेतृत्व में
देश के अंदर 2014 के अंदर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पत्र विक्रेता संरक्षण अधिनियम पहली बार भारत सरकार द्वारा रेहड़ी पटरी वालों के लिए कानून बनाया गया। उस कानून को क्रियान्वयन करने के लिए लगातार हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। जो क्षेत्रीय संगठन है वो राज्यों में प्रयास कर रहे थे कि राज्य सरकारें उसको एक्ट को क्रियान्वयन करें। तो मैं तो कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस चौथे लॉकडाउन के चरण में जिस प्रकार से ये पैकेज घोषित किया गया है, आत्मनिर्भर की बात की गई है, तो मैं समझता हूं सन 47 से लेकर और 2000 तक ये रेहड़ी पटरी वाला शुरू से ही आत्मनिर्भर है, जो अपने आप स्वयं मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अपने परिवार की जीविका को चलाने का काम करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि राज्य सरकारों द्वारा जिस प्रकार का इनको संरक्षण दिया जाना चाहिए था, वो संरक्षण नहीं प्राप्त हो रहा था। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को आत्मनिर्भर रहना होगा। निश्चित रूप से मैं इस बात का समर्थन करता हूं। और उत्तराखंड के अंदर मैं समझता हूं, यदि प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का शुद्ध रूप से अगर क्रियान्वयन होता है, तो मैं समझता हूं 3 से 4 लाख रेहड़ी पटरी के जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उनकी जीविका पर सीधा सीधा फर्क पड़ेगा, उनकी जीविका में सुधार होगा और निश्चित रूप से रेहड़ी पटरी वालों के जो रोजगार है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो इस और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को चिंतन करना चाहिए, देश की राज्य सरकारों को करना चाहिए और उत्तराखंड की सरकार को अभी ही जैसे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उसके उपरांत अब संयुक्त कमेटी का गठन कर देना चाहिए। संयुक्त कमेटी जिसमें स्ट्रीट वेंडर हों और शासन के प्रतिनिधि हों और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हों। तो जिस प्रकार से नगर निगम नगर पालिकाओं में फेरी समितियों के गठन किए हुए हैं, इसी प्रकार से मैं समझता हूं राज्य में भी एक बड़े स्तर पर यदि समितियों का गठन होता है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी की जो विजन है देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आत्म जनपद शामली के थाना भवन विकास खंड के अंतर्गत गांव चंदेना माल में पानी की टंकी से पानी की सप्लाई न होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की टंकी की चौक वाल्व काफी समय से खराब थी, जिसे गांव वालों ने अपने सहयोग से मंगवाकर पानी की सप्लाई सुचारू रूप से जारी की थी। 2 दिन पूर्व ग्राम प्रधान पुत्र द्वारा जानबूझकर ईंटों से चौक वाल्व को तोड़ दिया गया, जिससे गाँव में पानी की समस्या पैदा हो गई, क्योंकि गाँव के बराबर में कृष्णा नदी गुजर रही है, जिसके कारण नलों का पानी पीने योग्य नहीं है। गाँव के लोग पानी की टंकी से पानी पी रहे थे, जिससे अब ग्रामवासियों के सामने पानी की गंभीर समस्या आ गई है। ग्रामवासी नलों का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिसकी शिकायत फोन द्वारा उच्च अधिकारियों तक भी की गई है। आज जलालाबाद चौकी में लिखित में शिकायत दी गई। ग्राम प्रधान पुत्र सुरेंद्र शर्मा द्वारा पानी की टंकी की चौकवाल को जो पानी सप्लाई का कार्य करती थी, उसे जानबूझकर ईंटों द्वारा तोड़ दिया गया। चौकवाल के टूटने से गाँव में पानी की सप्लाई बंद हो गई है। लगभग आधा गाँव टंकी के पानी पर ही निर्भर था, जिससे जनमानस व पशुओं के लिए पानी की समस्या हो गई है। पानी की समस्या है हमारे गांव में, नदी का पानी तो है खराब, इसी वजह से नलकों का पानी तो पिया नहीं जाता। इसी वजह ये गांव में टंकी लगी हुई है, जबकि गांव में कोई भी इस टंकी के बारे में कुछ नहीं करता। टंकी गांव वालों ने ठीक करवाई थी, अपने पैसे से ठीक करवाई थी, जिसमें परसों प्रधान के लड़के ने आके इस टंकी में तोड़ फोड़ की, और तोड़ फोड़ करने के बाद इसकी प्रशासन को भी शिकायत की, इसकी एप्लीकेशन भी दी हुई है, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो आपने इसको उच्च अधिकारी को शिकायत करी? उच्च अधिकारी को भी शिकायत करी, सीओ साहब को भी शिकायत करी, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई इसके ऊपर यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया। बस हमारी यही विनती है कि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई हो। भाई साहब, हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या, हमारे गांव के पास से कृष्णा नदी गुजर रही है, जिसकी वजह से हमारे गांव का पानी जो है पीने योग्य नहीं है नलकों का। ठीक है, हैंडपंप का पानी तो बिल्कुल ख़त्म है। तो हमारे यहाँ पे टंकी की व्यवस्था हुई थी, टंकी की व्यवस्था पिछले 5-6 सालों से तो ठीक नहीं थी। अभी गांव वालों ने अपने सहयोग से मिलके टंकी की व्यवस्था सही की थी। अपने पास से ही गांव वालों ने टंकी व्यवस्था सही करने के बाद पानी का सही संचालन हुआ था। परंतु 2 दिन पहले प्रधान पुत्र सुरेंद्र शर्मा जी ने आके हमारी टंकी की वाल तोड़ दी।
जिसकी वजह से पानी की समस्या ज़्यादा गंभीर हो गई। आज के टाइम में पानी की समस्या इतनी है कि गाँव में पीने के लिए पानी तक नहीं है, जिस वजह से गाँव को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। तो आपने उच्च अधिकारियों में इसके बारे में शिकायत नहीं की? हमने उच्च अधिकारी के पास दरखास्त भी दी है, एप्लीकेशन लगाई है, ठीक है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम चाह रहे हैं कि प्रशासन से कि इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और जल्द से हमारे गाँव में पानी की व्यवस्था। ये समस्या तो बहुत दिनों से है। इसी नदी की वजह से भी पानी जो है दूषित हो चुका है गांव का। और ये सरकार ने जो टंकी लगाई थी कुछ दिन चली, उसके बाद ये भी जो है बंद हो गई थी। फिर गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके अपने ही उससे ये चालू की थी और ये काफ़ी दिन से चल भी रही थी। और कल इसमें प्रधान का जो पुत्र था जो कि नशे की हालत में था, उसने मेरे सामने खुद इसमें ईंटों से ऐसे तोड़ दिया चौकवाल को। और कल से तो बड़ी गंभीर समस्या हो रही पानी की। हमने लिखित में जो है चौकी में भी जो है लिखित में तहरीर दी हुई है इसकी। तो इसके बारे में ग्राम प्रधान का क्या कहना है? ग्राम प्रधान का तो पहले भी उसने हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं इसमें एक भी पैसा नहीं लगाऊंगा, और अब भी उसने जो कहा तो झगड़ने को आता है और गाली गलौज पे उतरता है। तो पानी की ज़्यादा बड़ी समस्या हो रही है फिलहाल? ज़्यादा बड़ी है, जिन कृष्ण नदी है उसकी वजह से जो है जो हैंडपम्प है उनको तो पानी पीने योग्य नहीं है। इसका जो पीने योग्य था यही कल से बंद है। तो आप सरकार से क्या आश्वासन चाहते हो इसके बारे में? ये सरकार से मैं एसडीएम साहब से बात करी थी, उसने कहा ये हैंडओवर किसे करी हुई है। हमने उन्हें बताया भी शायद ग्राम पंचायत को होगी या जल विभाग को होगी। अभी तक उनकी तरफ से भी कोई ऐसा आश्वासन नहीं आया। उत्तराखंड सचिवालय में त्रिवेंद्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में 4 अहम मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर कैबिनेट की तरफ से शुक्रिया अदा किया गया है। इसके साथ ही बैठक में 4 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें केंद्र सरकार की कृषि उपज पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट माना जाएगा। इसके अलावा एक अध्यादेश भी लाया जाएगा, जिससे किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। दूसरा, लॉकडाउन की अवधि में बिजली की अलग कैटेगरी के उपभोक्ताओं को ब्याज और अधिभार की छूट दी जाएगी और ऑनलाइन बिजली का बिल पेमेंट करने पर 1% की छूट भी दी गई है। यह छूट अप्रैल महीने से जून महीने तक यानी 3 महीने तक रहेगी। सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार पर 7 करोड़ 64 लाख का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वहीं कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लिया है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना जाएगा। सरकार का तर्क है कि प्रमोशन में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही है। ऐसा करने में प्रमोशन में आने वाली दिक्कतें दूर होगी और उत्तराखंड में वायलार अधिनियम 1923 के तहत वायलार जांच की छूट सीमा को जून तक बढ़ाया जाएगा। इस बीच थर्ड पार्टी या फिर इंस्ट्रक्टर से जांच की जा सकती है। मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल में स्थित तीनों क्वारंटाइन सेंटर व जनता रसोई का नोडल अधिकारी एरन यादव ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खाने की गुणवत्ता के साथ साथ वहां रह रहे क्वारंटाइन लोगों से बातचीत की। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने क्वारंटाइन लोगों का रिकॉर्ड सरकारी अमले द्वारा सही न बता पाने के कारण नाराजगी जताई। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं को परखने के लिए जनपद में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। मुजफ्फरनगर के नोडल अधिकारी एवं विशेष सचिव नियोजन विभाग एरन यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों के मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के क्वारंटाइन सेंटर, गांधी इंटर कॉलेज, आर्य कन्या इंटर कॉलेज व चंद्रशेखर आजाद डिग्री कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचकर क्वारंटाइन किए गए लोगों से भोजन व अन्य समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने सफाई के साथ मास्क आदि पहनने और शारीरिक दूरी बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खाने की गुणवत्ता के साथ साथ वहाँ पर रह रहे क्वारंटाइन लोगों से बातचीत की। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने क्वारंटाइन लोगों का रिकॉर्ड सरकारी अमले द्वारा सही न बता पाने के कारण नाराजगी जताई। इस मौके पर उनके साथ एसडीएम सदर अशोक कुमार, केशव शर्मा, गौरव बालियान, थाना अध्यक्ष सुबह सिंह यादव आदि मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने मनरेगा व आशा स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत होने वाले कार्यों का औचक निरीक्षण कर अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बुधवार को जिला अधिकारी मुजफ्फरनगर सेल्वा कुमारी जे ने कस्बा छपार पहुंचकर मनरेगा योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने छपरा मार्ग पर पड़ने वाले नाले का भी निरीक्षण किया, जिसकी सफाई और खुदाई का कार्य मनरेगा के अंतर्गत कराया जा रहा है, जिसका निरीक्षण उन्होंने किया और किए गए कार्य को संतोषप्रद बताया। इसके पश्चात कस्बा छपार में सरकार द्वारा विकलांगों के लिए कल्याण हेतु चलाई जा रही आशा स्वयं सहायता समूह योजना के
अंतर्गत चलाए जा रहे सिलाई केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने सिलाई केंद्र के संचालक नसीर व अन्य सदस्यों आबिद, जमील, मोबिन, विक्रम, सोनू आदि से बात कर जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ परियोजना निदेशक जय सिंह यादव, बीडीओ ब्लॉक पुरकाजी प्रभात कुमार, सचिव नसीम अहमद, ग्राम प्रधान जाकिर त्यागी, संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे। जनपद शामली के कस्बा कैराना के मोहल्ला दरबार खुर्द सुंदर नगर निवासी आस मोहम्मद पुत्र इब्राहिम ने उपजिलाधिकारी कैराना को एक प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि 3 दिन पूर्व रात्रि में आए अचानक तेज आंधी तूफान एवं वर्षा हो जाने के कारण उसका मकान गिर गया था, जिसमें सो रही उसकी पत्नी व बच्चे घायल हो गए थे, जिनका उपचार उसने करा दिया है, लेकिन उसका मकान गिर गया है और वह लोग घर से बेघर हो गए हैं, जिसकी वजह से वह अपने परिवार के साथ आसमान के नीचे रह रहे हैं, जो मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। वहीं कोरोना जैसी महामारी को लेकर पूरे भारत में चल रहे लॉकडाउन में मजदूरी का कार्य भी नहीं हो पा रहा, जिस कारण उसका परिवार भूखा भी सो रहा है और ऊपर से कुदरत ने उस पर ऐसा कहर ढाया है कि उस गरीब का आशारा ही नहीं रहा। 7 मई को आई तेज आंधी तूफान व बारिश में उसका मकान की दीवार गिर गई और उसने 1076 पर कॉल कर उसकी जानकारी दी, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने उस गरीब परिवार की सुध नहीं ली है। कुदरत के कहर ने गरीब का आशाना छीन लिया और लॉकडाउन ने बच्चों के मुंह से निवाला। कब? 9 तारीख को जी। इसमें कोई शिकायत भी करी? इसमें एसडीएम में दरखास्त देगा जी कल। पहले भी गिरी थी दीवार जी। कोई नुकसान हुआ? कितना नुकसान हुआ तुम्हारा? बहुत नुकसान तो दे रहा है जी। कितना होगा लगभग? कितने का होगा? 1-1.5 लाख का जी कम से कम। इसकी शिकायत जो करी उस पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं जी, कोई नहीं। जनपद शामली की कैराना कोतवाली पर तैनात तीतरवाड़ा चौकी प्रभारी मुनेंद्र सिंह ने गश्त के दौरान पंजिट बुच्चाखेड़ी मार्ग से 4 अभियुक्तों को 55 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने की भट्टी व उपकरणों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुधवार की दोपहर पुलिस टीम के साथ उप निरीक्षक मुनेंद्र सिंह गश्त कर रहे थे कि उन्होंने 4 अभियुक्तों को आते देखा और रोककर तलाशी ली, जिसके बाद उनके पास से प्लास्टिक की कैनों में 55 लीटर कच्ची शराब व भट्टी और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद हुए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में अपने नाम दुष्यंत पुत्र त्रिलोक, प्रमोद पुत्र मेघराज, संजय पुत्र गोदा व बबलू पुत्र चीनी निवासी बुच्चाखेड़ी बताए हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उन्हें जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव रोहाना कला में खेतों की तरफ से भागकर एक जंगली सुअर गांव में आ गया और अचानक से कुएं में कूद गया और यह बात धीरे धीरे गांव में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद वाल्मीकि समाज के कुछ लोग आए और कड़ी मशक्कत के बाद सुअर को बाहर निकाला। इस बीच मौके पर ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। जनपद मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र के गांव वेहड़ा सादात में स्वामी कल्याण देव पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का नोडल मजिस्ट्रेट पुनीत कुमार उपाध्याय व उप जिलाधिकारी कुलदीप सिंह मीणा, क्षेत्राधिकारी राम मोहन शर्मा ने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया तथा वहां पर दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली तथा गाँव वेहड़ा सादात के मेन चौराहे पर पहुंचकर लॉकडाउन के शुरुआत से और लॉकडाउन पार्ट 3 के समाप्त होने तक लगातार गरीब मजदूरों एवं गरीब गाँव वासियों के लिए थाना ककरौली पुलिस की देखरेख में खाने की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, जिसकी साफ सफाई व खाने की शुद्धता को उप जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों ने चेक किया तथा उन्हें सरकार की तरफ से सहायता दिलाई जाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर खाना बनाने वाले कारीगर जिनमें ऋषिपाल भगत जी, रोहित, परमीत, शुभम, सुमित, धर्मवीर आदि के सेवार्थ भाव को देखते हुए अधिकारी गणों ने उनकी प्रशंसा की। इस मौके पर थाना ककरौली का समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। जनपद मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील के गांव ककरौली और खाईखेड़ा के बीच शुक्रताल जानसठ मार्ग पर रेस लगाने के चक्कर में 3 ट्रैक्टरों की भिड़ंत हो गई। लॉकडाउन पार्ट 3 के चलते यह बड़ा हादसा होने से टल गया। थाना ककरौली क्षेत्र के अंतर्गत गांव ककरौली में किसान इंटर कॉलेज से आगे 3 ट्रैक्टर में रेस लगाने को लेकर आपस में एक दूसरे को ओवरटेक करते समय तीनों ट्रैक्टरों की आपस में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि तीनों ट्रैक्टर पलट गए। गनीमत यह रही कि लॉकडाउन के चलते शुक्रताल जानसठ मार्ग पर यातायात नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टला। ड्राइवरों को ज्यादा चोट नहीं
नहीं आई। तीनों ट्रैक्टर गन्नों से लदे हुए थे। ट्रैक्टर पलटने से उस पर सवार ड्राइवर मुकेश पुत्र रामस्वरूप गांव पिमोड़ा थाना जानसठ व प्रवेश कुमार एडवोकेट गांव सलारपुर थाना जानसठ गन्ना लेकर चोरावाला गन्ना क्रय केंद्र पर जा रहे थे। मौके पर थाना ककरौली पुलिस ने पहुंचकर घायलों को उठाकर चिकित्सालय में भर्ती कराया तथा ट्रैक्टर ट्रॉली को रोड से हटाकर रोड को सुचारू किया। जनपद बागपत में जैन गर्ल्स डिग्री कॉलेज बड़ौद की एनएसएस इकाई द्वारा किए गए कामों को सीएम ऑफिस ने काफी सराहा। बागपत के बड़ौद जैन स्थानकवासी गर्ल्स डिग्री कॉलेज की एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पवित्रा और डॉक्टर अनीता जैन के काम को सीएम ने काफी सराहा। लोन गांव में 5000 मास्क बांटने पर सीएम ऑफिस ने ट्वीट कर एनएसएस के काम की सराहना की। सीएम ऑफिस के ऑफिशियल अकाउंट से जैन डिग्री गर्ल्स कॉलेज की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पवित्रा और अनीता जैन द्वारा मास्क वितरण और ग्रामीणों को जागरूक करते हुए फोटो को ट्वीट किया गया था। कुछ दिन पहले लोइन गांव को गोद देकर मास्क का वितरण किया गया था, जिसमें कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पवित्रा और डॉक्टर अनीता ने गांव में घर घर जाकर मास्क वितरण किया था और गांव को 100% आच्छादित किया था। इस दौरान उनके साथ ग्राम प्रधान और गांव के लोग भी थे। बीती देर शाम सीएम ऑफिस के ट्विटर अकाउंट से जेंट्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज एनएसएस इकाई को लेकर ट्वीट किया गया, जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज परिवार और एनएसएस वॉलंटियर के लिए गौरव का विषय है। सीएम द्वारा काम की सराहना करने पर एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी और वॉलंटियर में खुशी की लहर है। राष्ट्रीय सेवा योजना उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में चलाई जा रहे मुस्कुराएगा इंडिया मुहिम के तहत हमारी स्वयं सेविकाएं ट्रेनिंग प्राप्त कर मास्क बनाना, उसको सैनिटाइज करना सीख रही हैं और लगातार मास्क बना रही हैं। हमारी इकाइयों द्वारा बागपत के लोयन नामक गांव को गोद लिया गया है। हमारी स्वयं सेविकाएं जागरूकता फैला रही हैं, पोस्टर बनाकर उन्हें जगह जगह चस्पा कर रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं कि किस प्रकार सरकार के दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करें और इस महामारी से खुद को बचा सकें। घर घर जाकर प्रति व्यक्ति मास्क बांटकर पूरे गांव को आच्छादित किया गया है और ग्राम प्रधान के सहयोग से सभी को जागरूक किया गया है कि किस प्रकार इन मास्क को इस्तेमाल करना है और सैनिटाइज करना है और कैसे इस महामारी से खुद को बचाना है। तो इस कोरोना काल में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी भी प्रकार के जातिगत, धार्मिक या सामाजिक भेदभाव को भूलकर इस महामारी से बचने के लिए एकजुट होकर काम करें। सीएम द्वारा की गई प्रशंसा के बाद अब हमारी हिम्मत और बढ़ गई है और अब हम एक बड़ी मुहिम की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे निगम के सुपरवाइजर अधिकारी लगातार ठेका प्रथा सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं और सरकार के आदेश के बाद भी लगातार उनका वेतन काटा जा रहा है। जिलाधिकारी सहारनपुर से वेतन काटने की शिकायत भी की थी, जिसका बदला सुपरवाइजरों ने प्रदीप नाम व मामो सिंह नाम के सफाई ठेका कर्मचारी का फिर से वेतन काट दिया। वहीं उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल ने फिर नगर आयुक्त से मिलकर ज्ञापन के माध्यम से शिकायत की है। फिर भी शासन के आदेश के बाद भी लगातार सुपरवाइजर ठेका प्रथा सफाई कर्मचारियों का लगातार वेतन काटने में लगे हैं। ये सब मेरे प्रतिनिधि मंडल मेरे साथ आया हुआ है और बार बार कर्मचारियों के विषय में बार बार आग्रह कर रहा है, जो बार बार उनकी तनख्वाह कट रही है। इस लॉकडाउन में इनकी तनख्वाह नहीं कटनी चाहिए, फिर भी उसके बावजूद तनख्वाह कटी जा रही है। अभी हमने 22 तारीख को ये ज्ञापन डीएम साहब को दिया था, उसके बाद नगर साहब को दिया था, उसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी दिया था, उसका मेयर साहब को दिया था। उसके बावजूद भी उन लोगों की तनख्वाह सैलरी काटे जा रही है। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ के सुपरवाइजर कार्यपालक क्या चाह रहा है। क्या ऐसे ही कर्मचारियों की तनख्वाह सैलरी काटी जाएगी? क्या ऐसे उत्पीड़न होता रहेगा? क्या ऐसे ये सहन करते रहेंगे? अभी हाल ही का विषय है, कल इन लोगों ने 15 दिन की तनख्वाह तो प्रदीप सुरभ राजकुमार जी की काट ली। हमने उनके विषय में कहा, उन्होंने कहा मीडिया में आओगे तो ऐसा ही होगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप लोग आईना है, आप सच दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको भी ये कहा जा रहा है कि मीडिया में आओगे तो ऐसा ही होगा। तो इस तरह तो किसी को इंसाफ नहीं मिलने का, तो राजतंत्र है, लोकतंत्र तो है ही नहीं है। जी, हमें लगता है कहीं ना कहीं सुपरवाइजर इन अधिकारों से मिले हुए हैं। आज मुझे इस मीडिया के माध्यम से इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हद हो गई है। आगे रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति हमारी ये रहेगी कि लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार देख रहे हैं हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि हम लोग फिलहाल लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जो नहीं चाहते हम कि हम लॉकडाउन में पालन ना करें।
हम उसका पालन करते हुए लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार देख रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम यहाँ धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन नगर निगम की होगी। जनपद ललितपुर के थाना मंडावर क्षेत्र के गांव पीपरट से जहां घर में डीजल लेने की बात कहकर अपने परिचित के साथ गया युवक देर शाम घर तक वापस नहीं लौटा और उसका शव गांव से कुछ दूर सुनसान सड़क पर पड़ा मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। थाना मंडावर क्षेत्र के गांव पीपरट निवासी एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मौत के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन युवक के परिजनों ने गाँव के ही कुछ लोगों पर मारपीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पीपरट निवासी शिवराज पुत्र फुंदी ने बताया कि मंगलवार दोपहर को उसके 30 वर्षीय भाई शिवचरण को गांव के ही एक युवक डीजल लेने की बात कहकर घर से ले गया था। शाम को मृतक के परिजनों को सूचना मिली कि उसके पुत्र की दुर्घटना हो गई है और वह गांव पहाड़ी के कट्ठा नाले के पास पड़ा हुआ है। परिस्थितियों एवं मृतक के शरीर पर और पीठ पर बने घाव की मौके की परिस्थितियां और मृतक के शरीर और पीठ पर बने घाव मामले को संदेहास्पद बता रहे हैं। फिलहाल सूचना मिलने पर पहुंची मंडावर पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। सीधा मर्डर है। विजय हमारे घर पर आया कल 2 बजे, मड़ावरा के कहीं लुआ ले गया हमारे भाई को। इसने रास्ते में कहीं पर जहाँ बिहार में मारा होगा, इसने मार के रोड पर फेंक दिया है। और बस ये हमारे घर पे आ गया कि तुम्हारा भाई डला है, लेकिन नहीं सर, इसी ने मारा है मेरे भाई को। इसके साथ में और भी लोग होंगे, अकेला तो ये मार नहीं सकता था, ये लंगड़ा था साला। ये मेरा भाई 2 लोगों को मारा था, ये लंगड़ा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। इसके साथ और भी जो लोग हैं वो भी वही बताएगा, विजय भी बताएगा आगे को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं साहब। इसको हमको निर्णय चाहिए साले को, इसको कभी भी जिंदगी में बाहर नहीं निकलना चाहिए। अलफला फैक्ट्री जिला शामली कस्बा कांधला गंगेरी रोड पर स्थित है, जहां फैक्ट्री के स्वामी जवाद अहमद अपनी फैक्ट्री में अनाज वितरण किया है, जो बाकायदा गरीब लोगों का सर्वे करके लिस्ट बनाई गई है और लिस्ट के हिसाब से लोगों को फैक्ट्री में बुलाकर सोशल डिस्टेंस का पालन कराकर अनाज का वितरण किया गया, जो कि अपने आप में काबिल तारीफ बात है। इस दौरान लोगों को सैनिटाइजर करके 2 मीटर की दूरी पर रखकर अनाज का वितरण किया गया। जवाद अहमद के फैक्ट्री सेक्रेटरी हरिंदर सिंह ने अपनी देखरेख में अनाज का वितरण गरीब लोगों को कराया। फैक्ट्री के स्वामी और कर्मचारियों का ये कदम सराहनीय है, जो इस आपदा के समय में गरीब लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं अलफला फैक्ट्री का यही काम तारीफ के काबिल है। और कल नहीं किया था, इसके पहले किया था जो है 132 लोग। अलफला फैक्ट्री जिला शामली कस्बा कांधला गंगेरी रोड पर स्थित है, जहां फैक्ट्री के स्वामी जवाद अहमद अपनी फैक्ट्री में अनाज वितरण किया है, जो बाकायदा गरीब लोगों का सर्वे करके लिस्ट बनाई गई है और लिस्ट के हिसाब से लोगों को फैक्ट्री में बुलाकर सोशल डिस्टेंस का पालन कराकर अनाज का वितरण किया गया, जो कि अपने आप में काबिल तारीफ बात है। इस दौरान लोगों को सैनिटाइजर करके 2 मीटर की दूरी पर रखकर अनाज का वितरण किया गया। जवाद अहमद के फैक्ट्री सेक्रेटरी हरिंदर सिंह ने अपनी देखरेख में अनाज का वितरण गरीब लोगों को कराया। फैक्ट्री के स्वामी और कर्मचारियों का ये कदम सराहनीय है, जो इस आपदा के समय में गरीब लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं अलफला फैक्ट्री का यही काम तारीफ के काबिल है। और कल नहीं किया था, इसके पहले किया था जो है 132 लोग। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।